डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 120 तक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में दिया है कि लोडेड सॉइल में प्रिंसिपल स्ट्रेस जिस पर मैक्सिमम होगा उस प्लेन को क्या बोलते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 100 में देखा कि 3 ऐसे प्लेन्स होंगे लोडेड सॉइल में जिन पे शियर स्ट्रेस है वो 0 होगा और उन प्लेन्स को प्रिंसिपल प्लेन बोला जाता है। उन तीनों में से एक ऐसा प्लेन होगा जिस पर कि नॉर्मल स्ट्रेस है वो मैक्सिमम है, वो होता है मेजर प्रिंसिपल प्लेन। एक में इंटरमीडिएट होता है और जिसमें सबसे कम होता है उसको बोलते हैं माइनर प्रिंसिपल प्लेन। तो सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 102 में दिया है कि मैक्सिमम स्ट्रेस जिस फिलामेंट पर अक्कर होगा उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में एंगल कितना होगा। तो जैसे कि ये कोई मोर स्ट्रेस डायग्राम है, सिग्मा 1 यहाँ पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, सिग्मा 3 है वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो ए पॉइंट ऐसा होगा जिस पर कि शियर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम है और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में मोर सर्किल है, उसमें जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पर 90 डिग्री है। तो एक्चुअल में जो एंगल बन रहा होगा वो इसका हाफ होता है, तो 45 डिग्री होगा और इसकी वैल्यू होगी, ये सर्किल है उसके रेडियस के इक्वल। सर्कल का डायमीटर है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, तो रेडियस हो जाएगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। तो बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 103 में दिया है कि मोर स्ट्रेस थ्योरी है उसका कौन सा अजम्पशन है जो स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर होगा ऑप्शन डी। अजम्पशंस होते हैं मोर स्ट्रेस थ्योरी में, एक तो कि जो प्लेन ऑफ स्लिप है जहां पर फेलियर हो रहा है वहां पर जो स्ट्रेस होगा वही अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी। सेकंड है कि फेलियर जो होगा वो शेयर के कारण होगा, सोइल जो फेल होती है वो शेयर में फेल होती है, बट कितना शेयर स्ट्रेस सोइल ले पा रही है ये डिपेंड करता है कि वहां पर नॉर्मल स्ट्रेस कितना लग रहा है। क्योंकि अगर हम एग्जांपल ले नॉन कोहेसिव सोइल का तो ये होता है सिग्मा 10 फाइव, तो सिग्मा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी शेयर स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्रिटिकल स्ट्रेस जो सोइल ले पा रही है वो डिपेंड करेगा नॉर्मल स्ट्रेस पे और ऑब्वियसली जो सोइल है उसकी प्रॉपर्टीज पे। और थर्ड अजम्पशन है कि जो इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं एनालिसिस में। और किसी भी प्लेन में अगर सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है तो शियर स्ट्रेस होगा वो सिग्मा 10 बीटा होगा। क्वेश्चन 104 में दिए है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से ट्रू कौन सा है मोहर कोलाम एनवेलप के रिगार्डिंग। मोहर कोलाम की इक्वेशन जो होती है शियर स्ट्रेंथ की वो होती है एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा 10 फाइव। सी यहाँ पर कोहेशन है, सिग्मा है वो नॉर्मल स्ट्रेस जो एक्ट कर रहा है वो है, फाइव है ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, आंसर होगा ऑप्शन ई। स्टेटमेंट डी में दिए है कि आइडियल प्योर फ्रिक्शन मटेरियल होगा तो ये स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन बन रही है यहाँ पर ये ओरिजिन से पास होगी। तो अगर सी और फाई दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये इक्वेशन इस तरीके से होती है कुछ, ये इंटरसेप्ट होता है, ये सी होता है, ये एंगल है, ये फाई है। अगर कहीं पर सी 0 है तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन है वो इस तरीके से बनेगी, ये लाइन जो बनेगी। सी में दिया है कि कोलम और मोहर सजेस्ट करते हैं कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है जो नॉर्मल स्ट्रेस है और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है इनके बीच में एक रिलेशन होगा। स्टेटमेंट बी में दिया है कि जनरलाइज्ड मोर थ्योरी सजेस्ट करती है कि शियर स्ट्रेस है वो नॉर्मल स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा है बट रिलेशन है वो लीनियर नहीं है। स्टेटमेंट ए में दिया है कि कॉलम जो थ्योरी है वो सजेस्ट करती है कि शियर स्ट्रेंथ और नॉर्मल स्ट्रेस में जो रिलेशन है उसको एडिक्वेटली हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये जो इक्वेशन होती है ये इस तरीके से एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन ना होकर थोड़ा सा कर्व्ड होती है, बट इसको अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं और ये काफ़ी हद तक एनालिसिस वगैरह में एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो स्टेटमेंट ए और बी भी करेक्ट है। क्वेश्चन 105 में दिया है कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हुए फेलियर एनवेलप है वो किस किस शेप का हो सकता है। जो फेलियर एनवेलप है वो इस तरीके से भी हो सकता है, वो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और वो एक ऐसी लाइन भी हो सकता है जो ओरिजिन से पास हो रही हो। अगर सी 0 है तो ओरिजिन से पास होती हुई एक लाइन होगी और अगर सी 0 नहीं है तो इस तरीके से जो शियर एक्सिस है इसको कट करते हुए पास होगी। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 106 में दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल होगा वो किस किस का रेशियो है। तो एवी से इसको डिनोट करते हैं और ये रेशियो होता है चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय चेंज इन नॉर्मल स्ट्रेस। ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट में स्ट्रेस टू स्ट्रेन,
बी में स्ट्रेन टू स्ट्रेस, सी में दिया स्ट्रेस टू सेटलमेंट, तो सेटलमेंट के साथ से तो हम नहीं ले रहे। डी में दिया है कि रेट ऑफ लॉगिंग टू दैट ऑफ सेटलमेंट, तो सेटलमेंट की यहाँ पर बात नहीं हो रही, डेल्टा ई की बात हो रही है और डेल्टा ई इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेन को। ई चेंज होगा तो फिर एल चेंज होगा, तो एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है, डेल्टा एल अपॉन एल स्ट्रेन होता है, इसकी जगह यहाँ पर डेल्टा ई लिया हुआ है, बट स्ट्रेन भी डायमेंशन लेस होता है और डेल्टा ई भी डायमेंशन लेस है। तो ऑप्शंस में देखें तो सबसे क्लोज जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्ट्रेन टू स्ट्रेस, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 107 में दिए है कि कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉइल है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो कंप्रेशन इंडेक्स होती है, सीसी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, EF1 माइनस EF होता है जो चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाई लॉग सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, जो स्ट्रेस में चेंजेस कर रहे हैं उनका लॉगरिथम ले रहे हैं और उससे हम डिवाइड कर रहे हैं जो चेंज इन वॉइड रेशियो है उसको। और ये दो इक्वेशन बहुत कॉमनली यूज होती हैं, CC इज इक्वल टू 0.009 WL माइनस 10, ये अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए है और सेकंड वाली रिमॉल्डेड सॉइल्स के लिए है। क्वेश्चन में हमसे सिंपली कंप्रेशन इंडेक्स और WL के बीच का रिलेशन पूछा है, तो WL को अगर इंक्रीज करेंगे तो CC भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज करने से डिक्रीज होगा। तो ए में दिया है कि लिक्विड लिमिट इंक्रीज करने से डिक्रीज होगा, तो ये गलत हो गया। बी में दिया है कि इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन द लिक्विड लिमिट, तो बी हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। सी और डी है प्लास्टिक लिमिट के रिगार्डिंग, तो प्लास्टिक लिमिट का तो ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, तो बी ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 108 में दिया है कि अल्टीमेट सेटलमेंट है जो सोइल का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एच अगर कंप्रेसिबल सोइल स्ट्रेटा है, डेल्टा एच है उसमें जो सेटलमेंट हो रहा है वो है, तो ये इक्वल होता है डेली अपॉन 1 प्लस ई के, फॉर्मूला काफी यूज होता है। अब यहाँ पर अगर हमें फाइनल सेटलमेंट निकालना है तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि SF विल बी इक्वल टू एच इंटू डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई। क्वेश्चन 106 में हमने देखा कि CC है वो रेशियो होता है डेल ई अपॉन लॉग 10 दिस अपॉन दिस। अब यहाँ पर डेल ई को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन में, ये जो डेल ई है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं CC से, तो इक्वेशन बन जाएगी फाइनल सेटलमेंट की CC 1 प्लस ई नोट H जो इनिशियल डेप्थ ऑफ कंप्रेसिबल सोइल स्टार्ट है वो टू लॉग ये। अब ऑप्शंस में दिया है, एक तो CC दिया है तो SF और CC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक डेप्थ ऑफ कंप्रेसिबल सोइल स्टार्टा दिया है ये भी डायरेक्टली का प्रोपोर्शनल है। सी में वॉइड रेशियो दिया है, तो वॉइड रेशियो की जो है इनिशियल वॉइड रेशियो ई नोट है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, 1 प्लस ई नोट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सी गलत हो गया, ए और बी करेक्ट है, तो डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 109 में दिया है कि सोइल मास में न्यूट्रल स्ट्रेस है वो किसके कारण होता है। तो इस तरीके से सोइल के पार्टिकल्स होते हैं, ये सोइल के पार्टिकल्स हैं, बीच बीच में रेड कलर के वाटर के पार्टिकल्स हैं। अब इस पर अगर कोई नॉर्मली स्ट्रेस लगा रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा कि ये सोइल को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करेगा और ये सोइल प्रॉपर्टीज को एनहांस करता है, जैसे कि शियर स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है उतनी ही ज़्यादा शियर स्ट्रेंथ होगी। और ये शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस में रिलेशन आप एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये कोई पीस ऑफ पेपर यहाँ पर रखा है, आप इसको इधर खींचना चाह रहे हो, इसके ऊपर अगर फोर्स लगा हुआ है तो जितना ज़्यादा ऊपर ये फोर्स लगा हुआ है आपको उतना ही ज़्यादा इधर डिफिकल्ट होगा खींचना, क्योंकि जो फ्रिक्शन यहाँ पर लग रहा है वो डिपेंड करता है नॉर्मल स्ट्रेस पे। जितना ज़्यादा नॉर्मल स्ट्रेस होगा उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सेम यही यहाँ होता है कि जितना ज़्यादा नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा होता है उतनी ही ज़्यादा हमें शियर स्ट्रेंथ मिलती है, वहाँ पे स्लिप होना उतना ही डिफिकल्ट होता है। अब जो भी स्ट्रेस लग रहा है उसका कुछ पार्ट है वो सोइल के पार्टिकल्स ले रहे हैं, वो सोइल की प्रॉपर्टीज को एनहांस कर रहा है, बट कुछ है वो जो वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो ले रहे हैं कुछ पोर्शन, तो वो इफेक्टिव नहीं है सोइल की प्रॉपर्टीज को एनहांस करने में। तो जो स्ट्रेस होता है सोइल मास में उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक जो सोइल के पार्टिकल्स ले रहे हैं वो होता है इफेक्टिव स्ट्रेस, और दूसरा जो वाटर के पार्टिकल्स कैरी कर रहे हैं वो है न्यूट्रल स्ट्रेस, क्योंकि वो कोई सोइल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव नहीं कर रहा है, वो कोई शियर स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो न्यूट्रल स्ट्रेस इज स्ट्रेस टेकन अप बाय द पोर वाटर, तो सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 110 में दिया है कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए सोइल है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है।
तो ये फॉर्मूला काफ़ी कॉमनली यूज होता है, सिंपल सा है, याद रखना है आपको। तो नॉर्मल स्ट्रेस को अगर इंक्रीज करेंगे तो शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। कोहेशन जो सी है इसकी प्रोपोर्शनल होता है। सी में दिया है कि जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल है उसको स्ट्रेंथ ऑफ सोइल भी बोला जाता है। तो सोइल में जनरली जो फेलियर होता है वो शियर फेलियर ही होता है, क्योंकि टेंसाइल फोर्सेस एक्ट नहीं करते हैं सोइल में, और कंप्रेसिव फोर्सेस में सोइल काफी स्ट्रांग होती है। तो जो कंप्रेसिव फोर्सेस लगा रहे हैं उसके कारण कुछ प्लेन्स पे शियर स्ट्रेस लग रहा होता है और फेलियर होता है वो वहां पर होता है। डी में दिया है कि इज प्रोपोर्शनल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। फाई है, ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, तो टेन फाई के ये एस है वो प्रोपोर्शनल है। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 111 में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा है। स्टेटमेंट ए में दी है कि फेलियर प्लेन है वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैरी करता है। बी में दी है कि फेलियर प्लेन है वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैरी नहीं करता है। तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में इस तरीके से अगर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं तो मोस्टली उनमें से एक करेक्ट होता है, और अगर दो ऐसे स्टेटमेंट हैं जिनके रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो वो स्टेटमेंट मोस्टली दोनों ही गलत होते हैं, क्योंकि दो आंसर नहीं हो सकते। एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा तो दूसरा भी करेक्ट होगा। फिर यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी होगा। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो आना चाहिए फेलियर प्लेन पे, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो जैसे कि इस डायग्राम में ये मोर सर्किल है, ये फेलियर एनवेलप है। फेलियर यहाँ पे जो हो रहा है इस पॉइंट बी के अलोंग जो पॉइंट होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग उस प्लेन पे फेलियर होगा, बट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आप देखोगे तो इससे आगे यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है, बट यहाँ पर फेलियर नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस ज़्यादा है, और नॉर्मल स्ट्रेस ज़्यादा है तो शियर स्ट्रेंथ वहाँ पर जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो शियर स्ट्रेंथ किस भी प्लेन पे कितनी है ये नॉर्मल स्ट्रेस का भी फंक्शन है, सिर्फ सोइल की प्रॉपर्टीज पे ही ये डिपेंड नहीं करता है। तो बी पर इस पॉइंट ए से कम शियर स्ट्रेस होते हुए भी फेलियर होगा, वो उस प्लेन के अलोंग होगा। क्वेश्चन 112 में दिया है कि डायरेक्शन ऑफ फेलियर और मेजर प्रिंसिपल प्लेन है उनके बीच का एंगल है वो कितना होगा। तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। ये मोर सर्किल है, ये फेलियर एनवेलप है, ये इक्वेशन है एस इज इक्वल टू सिग्मा टेन फाइव प्लस सी की जो स्ट्रेट लाइन है वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हम डायग्राम में दिखाते हैं। इसी को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो ये एक्स एक्सेस को यहाँ पर इस तरीके से के पॉइंट पे कट करेगी और ये जो एंगल बनेगा ये फाई बनेगा। कोई भी पॉइंट अगर मोर सर्किल पे लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर हमने ये क्यू पॉइंट लिया है, इसको अगर हम पी पॉइंट से यहाँ पर मिलाते हैं तो ये जो एंगल एल्फा बन रहा है, यही एल्फा एंगल जो प्लेन है वो क्यू पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है उसके और जो प्रिंसिपल प्लेन है उसके बीच का एंगल होगा। और क्यू को अगर सेंटर से हम कनेक्ट करते हैं तो जो सर्किल की प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग अगर ये एंगल एल्फा है तो यहाँ वाला एंगल है ये 2 अल्फा होगा। हमें रिलेशन निकालना है एल्फा और फाई के बीच में, क्योंकि एल्फा डिनोट कर रहा है। अब इस डायग्राम में मैंने एक ट्राइंगल हाईलाइट किया है के क्यू एफ। के पॉइंट हमें तब मिल रहा है जब हम ये जो मोर एनवेलप वाली जो शियर स्ट्रेंथ की इक्वेशन की लाइन है इसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये एक्स एक्सिस पे जहाँ पे कट कर रही है वो पॉइंट के है, एफ है वो सेंटर पॉइंट है मोर सर्किल का। अब ये वाली जो लाइन होती है टेंजेंशियली पास होती है सर्किल के, तो ये वाला एंगल है 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल है फाई है क्योंकि ये वाला एंगल फाई है, ये एंगल 2 अल्फा है। तो अब हम इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स के लिए इक्वेशन लिखें तो फाई प्लस ये वाला एंगल 90 प्लस ये वाला एंगल हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा, क्योंकि आउटर वाला एंगल 2 अल्फा है तो इनर वाला ये इधर वाला हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा। दिस शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों ये तीनों ही एक ट्राइंगल के एंगल्स हैं। तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, एल्फा आ जाएगा 5 प्लस 90, सॉरी 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 प्लस 90, एल्फा आ जाएगा 5/2 प्लस 45 डिग्री। तो स्टेटमेंट सी और डी में सेम ही लिखा हुआ है, यहाँ पे आई थिंक प्लस माइनस लिखना चाह रहा था, ये मिस हो गया यहाँ पर। यहाँ पर अगर प्लस होगा तो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये आंसर हो जाएगा। ये करेक्ट करना है आपको ऑप्शंस में और ये वैल्यू याद रखनी है। क्वेश्चन 113 में दिया है कि शियर स्ट्रेस का टेस्ट कर रहे हैं जिसमें ड्रेनेज है वो थ्रू आउट द टेस्ट परमिटेड है। शियर स्ट्रेंथ का टेस्ट करते हैं उसके दो स्टेज होते हैं, एक होता है
जहाँ पर हम नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हैं सैंपल पर इस तरीके से, और सेकंड होता है जिसमें शियर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है। तो ड्रेनेज की क्या कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप से हम इस टेस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। इसमें दोनों ही स्टेज पे ड्रेनेज परमिटेड नहीं होता है, तो ये क्विक होता है, तो इसको क्यू से भी डिनोट करते हैं। सेकंड है कि कंसोलिडेशन के स्टेज में जो नॉर्मल स्टेज लगाया तब तो ड्रेनेज परमिटेड था, बट सेकंड जब शियर स्टेज अप्लाई किया तो नहीं था, तो ये हो जाता है अनकंसोलिडेटेड की जगह यहाँ हो जाता है कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड। और थर्ड होता है कि दोनों ही स्टेज में अलाउड था, तो कंसोलिडेटेड भी है और ड्रेन्ड भी है। अब सबसे पहला होता है जिसमें किसी भी स्टेज पे ड्रेनेज अलाउड नहीं है, तो ये काफी क्विक होता है, तो इसको क्यू से भी डिनोट करते हैं। जो कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड होता है जिसमें दोनों ही स्टेजेस में ड्रेनेज परमिटेड है, ये काफी स्लो होता है, तो इसको एस से डिनोट करते हैं। और जो ये सेकंड वाला है इसको आर, क्यू और एस के बीच में आ रहा है, तो काफी बार आर से भी डिनोट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 114 में दिया है कि ड्रेनेज है वो ओनली इनिशियली परमिटेड है जब नॉर्मल स्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो इस टेस्ट को क्या कहते हैं। तो सेकंड स्टेज है उसमें ड्रेनेज परमिटेड नहीं है, तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि ये टेस्ट होता है कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, तो सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 115 में दिया है कि डायरेक्ट शियर टेस्ट है, उसका कौन सा डिसएडवांटेज है इनमें। ए में दिया है कि थिन सैंपल है, यहाँ पर थिकनेस कम है सैंपल की, तो क्विक ड्रेनेज होगा। बी में दिया है कि यहाँ पर सैंपल होता है वो थिन होता है, तो जो डिसिपिएशन ऑफ पोर प्रेशर है वो क्विक होगा, तो सेम ही है दोनों स्टेटमेंट। सी में दिया है कि टेस्ट जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा शेयर के अंडर जो एरिया है वो ग्रेजुअली चेंज होगा, तो ये तो मेजर एडवांटेज है डायरेक्ट शियर टेस्ट का कि थिन होता है सैंपल, इजीली ड्रेनेज हो जाता है वाटर वहां पर। और इसके डिसएडवांटेज हैं कि एक तो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, जैसे ये सैंपल है तो इसके एजेस के अलोंग यहाँ पर स्ट्रेसेस ज़्यादा होंगे, तो एक्चुअल में जब फेलियर हो रहा है उससे पहले ही एजेस के अलोंग जो सोइल है वो फेल हो चुकी है, और अभी जो एरिया कंट्रीब्यूट कर रहा है फेलियर में वो एरिया एक्चुअल एरिया से कुछ कम है, और उसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं, ये एक ड्रॉबैक है डायरेक्ट शियर टेस्ट, तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन 116 में दिया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ए है फेलियर पे, इनिशियल लेंथ एल है, वॉल्यूम वी है, तो कैसे रिलेटेड होंगे इक्वेशन में। तो जैसे कि एल है वो इनिशियल लेंथ है यहाँ पर सैंपल की, तो ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट होता है उसमें तो सेल प्रेशर लग रहा होता है जो चारों तरफ हर जगह ही लग रहा होता है यहाँ पर। उसके अलावा एक नॉर्मल स्ट्रेस हम डेविएटेड स्ट्रेस भी बोलते हैं वो अप्लाई करते हैं, और उसके कारण फिर फेलियर होता है। अब यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस इस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो एल तो ऑब्वियसली है वो कंप्रेशन यहाँ पर लग रहा है इसलिए डिक्रीज होगी, तो अगर डेल्टा एल से ये लेंथ डिक्रीज हो रही है तो फाइनल डायमेंशन फेलियर के टाइम हो जाएगी एल माइनस डेल्टा एल। और दिया है कि फेलियर के टाइम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ए है, तो टोटल जो सैंपल है इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए एल माइनस डेल्टा एल, और इनिशियली अगर वॉल्यूम वी था तो अभी ये जो भी स्ट्रेसेस लग रहे हैं इनके कारण या तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो ये होगा वी प्लस माइनस डेल्टा वी, और यहाँ से ए आ जाएगा वी प्लस माइनस डेल्टा वी अपॉन एल माइनस डेल्टा एल, तो जो कि ऑप्शन ए में भी है और सी में भी है, तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन 117 में दिया है कि ट्राइएक्सियल टेस्ट है वो प्रेफर करते हैं डायरेक्ट शियर टेस्ट से, उसका क्या रीजन है। तो ट्राइएक्सियल टेस्ट है डायरेक्ट शियर टेस्ट से बेटर है, उसके मेन पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट में दिया है कि फेलियर होगा वो वीकेस्ट प्लेन में होगा, ना कि किसी प्री डिटरमाइंड प्लेन में जैसा कि डायरेक्ट शियर टेस्ट में होता है। तो डायरेक्ट शियर टेस्ट में इस तरीके से ये होता है सैंपल, और यहाँ पर हम शियर फोर्स लगाते हैं तो हमें पहले से ही पता है कि ये वाला प्लेन है इसके अलोंग फेल होगी सोइल। सेकंड में दिया है कि जो ड्रेनेज कंडीशंस हैं उन पे कंप्लीट कंट्रोल होता है, और जो तीनों ड्रेनेज कंडीशंस हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड है या सीडी टेस्ट है या फिर यूयू टेस्ट है, तो कौन सा टेस्ट हमें करवाना है उसके अकॉर्डिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं ड्रेनेज कंडीशंस को।
और इसमें जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। सेल प्रेशर है ये अच्छे से सिमुलेट करता है फील्ड कंडीशंस को, वहाँ पर भी सॉइल पर इसी तरीके से चारों तरफ से प्रेशर एक्ट कर रहा होता है, जैसा कि इस टेस्ट में हम सैंपल के ऊपर चारों तरफ से वाटर फिल करके प्रेशर जनरेट कराते हैं। तो ए स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी में दिया है कि नॉट पॉसिबल है पोर प्रेशर को मेजर करना, तो ऐसा नहीं है। और सी में दिया है कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। क्वेश्चन 118 में दिया है कि शियर स्ट्रेंथ के लिए ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट सूटेबल क्यों है, क्या रीजन है उसके। तो ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट है, उसके मेरिट्स हैं, ड्रेनेज कंडीशंस पे कंप्लीटली कंट्रोल होता है, पोर प्रेशर है और वॉल्यूम चेंजेस हैं उनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। फेलियर प्लेन पे जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा, जो भी वीकेस्ट प्लेन होगा उसके अलोंग फेल होगा, यहाँ पर जो वीकेस्ट प्लेन होगा उसके अलोंग यहाँ पर फेलियर होगा, ना कि डायरेक्ट शियर टेस्ट के जैसे किसी प्री डिटरमाइंड प्लेन पे। तो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए सारे करेक्ट हैं, आंसर ऑप्शन ई होगा। ए में दिया है कि 3 ड्रेनेज कंडीशंस पे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। बी में दिया है कि प्रेसाइजली मेजर कर सकते हैं पोर प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम। सी में वो दिया है कि स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्म है। और डी में दिया है कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो किसी भी स्टेज पे हमारे लिए कम्प्लीटली डिटरमाइंड है। क्वेश्चन 119 में दिया है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ये स्टेटमेंट्स है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के रिगार्डिंग। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट होता है वो काइंड ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट ही होता है, बट यहाँ पर सेल प्रेशर हम नहीं लगाते हैं। ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट में ये सैंपल यहाँ पर रखते हैं, इसके चारों तरफ वाटर फिल करते हैं सेल प्रेशर लगाने के लिए, और उस सेल प्रेशर लगाने के बाद में नॉर्मल स्ट्रेस लगाया जाता है। जबकि अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है, इसमें सेल प्रेशर नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हैं। और जो सैंड वगैरह ऐसी सॉइल जो कि लेटरली कन्फाइन करे में स्टैंड नहीं कर सकती, उनके लिए उन पर ये टेस्ट है वो कंडक्ट नहीं किया जाता है। तो स्टेटमेंट्स में दिया है ए में कि ये स्पेशल केस है ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट का, बी में दिया है कि स्पेशल केस है डायरेक्ट शियर टेस्ट का, तो डायरेक्ट शियर टेस्ट के जैसा नहीं है ये, तो ये गलत हो गया। सी में दिया है कि कन्फाइनिंग प्रेशर है वो मैक्सिमम होगा अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में, तो ये तो स्टेटमेंट ऐसे ही गलत है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है तो कन्फाइनिंग प्रेशर तो कुछ होगा ही नहीं, तो ए यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 120 में दिया है कि एक सैचुरेटेड क्ले है उसकी शियर स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट है वो रिकमेंडेड है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि लेटरल सपोर्ट के बिना वो स्टैंड नहीं कर सकती। और इस टेस्ट को हम मोस्टली यूज करते हैं जब फुली सैचुरेटेड या नियरली सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल्स हैं उनकी हमें फील्ड में शियर स्ट्रेंथ मेजर करनी हो, तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट वहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा आंसर, क्योंकि सैचुरेटेड क्ले की बात हो रही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।